बात राजस्थान की। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने कांग्रेस की एक कमजोर कड़ी पर चोट करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पीछे 4 सालों से चली आ रही दरार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। भले ही कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह को खारिज करने की बात कांग्रेस कर रही हो, लेकिन बीजेपी जानती है कि इस पर चोट करने से न केवल कांग्रेस के जख्मों को कुरेदा जा सकता है, बल्कि गुर्जर समाज के वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। जिस दरार को भरने में कांग्रेस के आला कमान के पसीने छूट गए, जिस बगावत को खत्म करने के लिए दिल्ली और राजस्थान की दूरियों को खत्म करना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के रण की आखिरी लड़ाई में उसी दरार पर चोट की है। देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत के पायलट को दिए पुराने जख्मों को हरा करने की कोशिश की। निकम्मा और गद्दार का जिक्र किया तो राजेश पायलट का इतिहास भी जनता के सामने लाया गया। पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री ने सचिन पायलट पर चोट की तो सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी। बीजेपी के धुरंधर कांग्रेस की इस कमजोर कड़ी पर लगातार चोट कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। चले साहब, गहलोत साहब का तस्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा 2 वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं तो। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। इस बीच असम के मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को घेरा। इस पुरानी आग में घी डालने की कोशिश की। वो लोग का तो कंपटीशन है, कौन ज्यादा निकम्मा है। गहलोत बोल रहा है पायलट सबसे निकम्मा है, पायलट बोलता है गहलोत सबसे निकम्मा है। वो तो निकम्माओं का कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा निकम्मा है, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि सचिन पायलट की बगावत गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। एक बगावत की वजह से कांग्रेस पंजाब खो चुकी है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के आला कमान ने मोर्चा संभाला। बगावत को शांत करने के लिए सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। वहीं राहुल गांधी सचिन पायलट और गहलोत को चुनावी मंच पर साथ लाए और संदेश दिया कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी।
सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, जो राजस्थान में गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा भी है। बीजेपी इस वोट बैंक पर गहरी चोट करना चाहती है। पायलट पर खुलेआम अशोक गहलोत के हमले से गुर्जर समाज में नाराजगी थी, जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है। यही वजह है कि टोंक में खास तौर पर बीजेपी ने गुर्जर समाज से आने वाले रमेश बिधूड़ी को दिल्ली से भेजकर प्रभारी बनाया, जबकि इस सीट से पिछली बार सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी ने इकलौता मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था और बीजेपी का ये दाव बुरी तरह फेल रहा था। टोंक में पिछली बार सचिन पायलट ने बीजेपी प्रत्याशी यूनिस खान को भारी अंतरों से हराया था। इस सीट पर गुर्जर और मुस्लिम वोटरों का दबदबा रहा है, जहां 14% गुर्जर वोटर है। सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने पूरी तरह से नकारा था। पिछले विधानसभा चुनाव में 12 गुर्जर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 7 जीते थे। वहीं बीजेपी के 9 प्रत्याशियों में एक को भी जीत नहीं मिली थी। वहीं इस बार की बात करें तो कांग्रेस के 11 प्रत्याशी गुर्जर समाज से आते हैं, जबकि बीजेपी ने 10 प्रत्याशियों को इस बार टिकट दिया है। गुर्जरों की पार्टी से दूरी का खामियाजा बीजेपी को पिछले चुनाव में सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा था और इसकी एक बड़ी वजह सचिन पायलट है। ऐसे में बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। एक तरफ जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दरार को गहरा करके दिखाना चाहती है, तो वहीं अशोक गहलोत के पुराने बयानों को गुर्जर समाज से जोड़कर उनका रुख अपनी ओर खींचने की कोशिश है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान चुनाव में गुर्जर समाज बड़ा असर डालता है। करीब 21 जिलों पर उनका दबदबा है, जो 30 सीटों पर सीधा असर डालता है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व के कार्ड पर भी डटी हुई है, जो राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने एक बार फिर से राम मंदिर का दांव खेला। जवाब में कांग्रेस संकट मोचन को लेकर चुनावी मैदान में उतर आई। राजस्थान के फाइनल रण में अंतिम प्रचार के दिन भक्ति की बहार दिखी। एक तरफ चुनावी मंच पर कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक जुटे रहे, तो दूसरी ओर मतदाताओं तक अपना अपना भक्ति संदेश देने की भी कोशिश। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर राम मंदिर दिखने लगा है, तो कांग्रेस के पोस्ट में गदाधारी राहुल के साथ बजरंगबली की जयकार दिखने लगी। और अंतिम प्रचार में इसी भक्ति की बहार पर कैसी जुबानी तकरार है, वो भी सुन लीजिए। आप तो लायक नहीं हो, गदा के हाथ लगाने लायक भी नहीं हो। यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। गदा उठाने से आप हनुमान जी नहीं मर पाते। ये ठेकेदार हैं, इनसे पूछ के मैं भक्ति करूंगा। मेरे और मेरे भगवान के बीच में दलालों का क्या काम? हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार बनकर हमें भाषण देते हैं कि भाई आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिलहाल चुनाव प्रचार का ये भक्ति काल राजस्थान की सरहद पार कर अब मथुरा तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तारीख का प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ 32 साल बाद पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्म स्थान के दौरे पर जाते हैं। एक तरफ पहली बार कोई पीएम मीरा जन्मोत्सव कार्यक्रम में जाता है, तो दूसरी ओर पाली की बेटी, मेवाड़ की बहू और कृष्ण भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के स्मृति कार्यक्रम का चुनावी कनेक्शन भी नजर आता है। आजाद भारत में 75 वर्षों में पहला अवसर है जब मीराबाई का को स्मरण किया जा रहा है। विपक्षी दलों को तमाम शिकायत है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल सीटों पर वोटिंग होनी थी, तो पीएम मोदी का पूर्व नियोजित कार्यक्रम झारखंड में हुआ और अब राजस्थान में मतदान के 2 दिन पहले मथुरा से राजस्थान तक मीराबाई कनेक्शन से दाव आजमाया जा रहा है। वैसे पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी के समर्थक अयोध्या की झांकी और काशी मथुरा बाकी वाले नारे के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों काशी की तरह मथुरा में भी 1000 करोड़ की लागत से वृंदावन कॉरिडोर बनाने का रास्ता भी साफ हुआ है। उधर श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पूरा तात्विक सर्वे कराने की मांग पर अदालत का फैसला भी आने वाला है। ऐसी सूरत में पीएम मोदी के इस मथुरा दौरे के तमाम मायने और मकसद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान चुनाव तक इस दौरे के असर को लेकर चुनावी घमासान है। आज तक भी चुनाव प्रचार के इस दांवपेच के बीच राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर फंस गए। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस भेजा है, जिसमें 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। इस बीच प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तीखे वार किए। अमित शाह ने चुटीले अंदाज में कहा कि गहलोत ने जादूगर बनकर राजस्थान से काफी कुछ गायब किया है, लेकिन इस बार जनता जादू करके राजस्थान से कांग्रेस को गायब करने वाली है। वहीं लाल डायरी को लेकर भी प्रचार के आखिरी दिन जमकर सियासत हुई।
मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब सोच समझ कर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर हैं। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए।